Hello everyone, myself Vikas Chaudhary, your chemistry educator. Welcome to all of you on my YouTube channel. तो डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री ये आज अपना एपिसोड 6 है। तो डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री का पर्पस ये है कि जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन प्रिपरेशन करना पड़ रहा है आईआईटी या मेडिकल के एग्जाम के लिए, तो ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि वो लॉजिक्स को उतना अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे मेरे खुद के काफ़ी स्टूडेंट से मेरी बात हुआ, तो समझने की जगह हम कंसेप्ट को याद रखना स्टार्ट करते हैं, और याद रख के अगर हम रटने वाले पैटर्न पे जाएंगे तो जो लॉजिकल अप्रोच पे बने हुए क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं अपने को ट्रबल देते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको केमिस्ट्री में लॉजिक समझने की जरूरत है। तो इन सेशंस में हम वन बाय वन वो सारे लॉजिक्स कवर करने की कोशिश करते हैं जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, या जिन कंसेप्ट को समझ के हमें केमिस्ट्री में आगे बढ़ना है। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन हर वीडियो का आपको मिलेगा। आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक। एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम दो कंपाउंड्स को डिवाइन करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हो गए और कुछ कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो एक्टिव और इनएक्टिव का डिफरेंस क्या है, ये अपने आप में कंफ्यूजिंग स्टेट वाले क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं, कायरल एटम क्या है, कायरल मॉलिक्यूल क्या है, और कायरल एटम्स में क्या क्या पॉसिबल डिविजन्स हो सकते हैं। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा इसमें कवर करते हैं कायरल एटम को, और साथ में डिफाइन करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी को। तो पहले बात करते हैं कि किसी भी एटम को अगर मुझे कायरल बोलना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर आप कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल ही लेते हो, लेकिन कोई भी एटम हो अगर उसमें मुझे कायरलिटी डिफाइन करनी है तो क्या क्या टर्म्स कंडीशन होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक टॉपिक, और सबसे पहले डिफाइन करते हैं उन एटम्स को जिनको कायरल एटम्स कहा जा सकता हो। अभी देखिए कि अगर मुझे कायरल एटम्स को सबसे पहले डिफाइन करना हो तो सिंपली अपन यहाँ पे कार्बन का केस लेते हैं। कार्बन की 4 वैलेंसी है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, ये सब हमें पता ही है। तो इन चारों वैलेंसी पे मैंने 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच कर दिए। ए, सेकंड पॉसिबल ग्रुप इज बी, थर्ड पॉसिबल ग्रुप इज सी, और चौथा एक पॉसिबल ग्रुप कौन सा कनेक्ट कर दिया, डी। अब देखिए कि इस कार्बन में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो सारे के सारे डेफिनेशन बन जाएंगे कायरल एटम के। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिड स्टेट अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कितना मेंशन करूंगा, sp3। तो टेट्रावेलेंट है, sp3 है, sp3 है तो टेट्राहेड्रल ये शेप शो करेगा, और टेट्राहेड्रल एंगल भी यहाँ पे 109.28 मिनट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन की अगर आपका sp3 हाइब्रिड कार्बन है तो अगर शेप यहां से कोई बनेगा तो इट विल बी ओनली नॉन प्लेनर शेप। तो थर्ड करेक्टरिस्टिक हो गया कि शेप जो बनेगा ये नॉन प्लेनर हो गया। चौथा पॉइंट अगर यहाँ पे मैं कंसीडर करूं तो ये जो चारों वैलेंसी हैं कहीं ना कहीं ये डिफरेंटली ऑक्यूपाइड नजर आ रही है, ए बी सी एंड डी। अभी देखिए कि इस एटम में ये 4 करेक्टरिस्टिक मैंने अलग से निकाले, और यही बेसिकली 4 शर्तें हैं। अगर कोई भी एटम इन 4 शर्तों को फुलफिल कर रहा है तो उसको मैं कौन सा एटम डिफाइन कर पाऊंगा, कायरल एटम। तो एक बार रिकॉल करते हैं, कायरल एटम शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, बॉन्ड एंगल नियरली होना चाहिए 109 के, अगर sp3 है तो इसके नियर अपने आप आएगा। शेप बनना चाहिए नॉन प्लेनर, और चारों वैलेंसी होना चाहिए डिफरेंटली ऑक्यूपाइड। तो किसी भी एटम में चाहे वो कार्बन हो, सल्फर हो, अगर ये चारों कंडीशन एक साथ फुलफिल होता है तो उसको हम किस फॉर्म में डिफाइन कर पाएंगे, कायरल एटम। अब देखो कि इस कायरल एटम में और भी कुछ वेराइटी होता है जो नंबर ऑफ आइसोमर के क्वेश्चन में अपने सामने आता है। तो जैसे अगर मैं आता हूं सेकंड एक एग्जांपल पे, तो मैंने एक कार्बन लिया जो sp3 हाइब्रिड प्रॉपर वे में नजर आता है। sp3 हाइब्रिड है तो बॉन्ड एंगल अप्रोक्स में कितना हो जाना चाहिए, 109 डिग्री। अगर शेप की बात चलेगी तो ये जो कंपाउंड बनने वाला है ये भी क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। बट यहाँ पे एक छोटा सा हमने चेंज किया कि ये जो दो वैलेंसीज हैं क्या ये सेम ही नजर आ रहा है, दैट मीन्स कि दोनों जगह मैंने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, बी से। तो ये चारों वैलेंसी बेसिकली इसकी डिफरेंट नहीं हुई, कोई दो वैलेंसी ऐसी हैं जो सिमिलर हो गई। तो इसका मतलब है कि ये कायरल एटम तो नहीं होगा, और कायरल एटम नहीं होगा तो इसके लिए मुझे एक नया नेम डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई एटम जिसकी दो वैलेंसी सेम आती हैं, इसको भी अगर अलग से नेम मुझे देना है तो इसको मैं क्या बोल पाऊंगा, प्रोकायरल एटम। तो जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंटली ऑक्यूपाइड है वो कायरल हो गया, और अगर कोई दो ग्रुप आपके सिमिलर अटैच्ड हैं तो उसको मैं क्या नेम दूंगा, प्रोकायरल।
तो चलिए इसी सीरीज में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन पे आते हैं। तो जो अभी अभी हमने कायरल एटम की डेफिनेशन लिया, तो ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये तीनों जो कार्बन्स अपने पास हैं, कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3, इनको मैंने ऐसे ही मार्क कर लिया। इसको मैंने बोल दिया ये 1 है, ये हो गया सेकंड, और ये वाला जो कार्बन है इसको मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, थर्ड। तो अगर कायरल एटम वाली बात पूछी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पहला वाला जो कार्बन है C1, ये एक जगह कनेक्टेड है एसिड से, एक ही कनेक्टेड नजर आता है OH से। एक वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से कनेक्ट हो गई, और चौथी वैलेंसी ये पूरा का पूरा जो एक सेटअप या ग्रुप है इसी को मैं मानूंगा। तो एसिड ग्रुप हो गया, OH ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और ये चारों लोग हो गए। तो इसका मतलब है कि ये जो C1 वाला कार्बन हमने लिया था, इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, इसको मैं क्या बोल पाऊंगा, ये कायरल है। अब अगर मैं 1 के बाद डायरेक्टली आता हूं कार्बन नंबर 3 पे, तो थर्ड वाले कार्बन पे मैं देख रहा हूं कि OH है, H है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, और ये चौथी वैलेंसी जो है ये पूरा ग्रुप ही आएगा। तो ये जो थर्ड वाला कार्बन नजर आ रहा है, बेसिकली इसको भी मैं क्या बोल पा रहा हूँ, कायरल कार्बन। तो पहले वाला कार्बन कायरल हो गया, थर्ड वाला कार्बन कायरल हो गया, ये नजर आता है। लेकिन ज्यादातर कंफ्यूजन जब क्रिएट होता है जब मैं किस कार्बन की बात करूं, सेकंड की। अब देखोगे अगर मैं सेकंड कार्बन की बात कर रहा हूं, तो एक वैलेंसी तो इसका किससे ऑक्यूपाइड है, Br से। एक वैलेंसी इसका किससे ऑक्यूपाइड हो गया, H से। लेकिन अगर मैं इन ग्रुप्स की बात करूं, तो एक ग्रुप तो आपका ये हो गया, और एक ग्रुप बेसिकली ये पूरा हो जाना चाहिए। तो क्या ये दोनों जो ग्रुप हैं ये सिमिलर नजर आ रहे हैं, सेम नजर आ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि इस कार्बन पे दो तो वैलेंसी डिफरेंट थी, लेकिन बाकी के जो टॉप और बॉटम वाला पार्ट है कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। और जिस कार्बन की दो वैलेंसी सिमिलर हो जाती हैं, इसको अभी हमने नाम दिया था प्रो कायरल एटम। तो ये जो सेकंड कार्बन है ये कायरल है या प्रो कायरल है, अगर मैं इस बात को सिंपली कंडीशन से डिफाइन करूं, तो कार्बन नंबर 2 को हम डिफाइन अभी करेंगे। पहला कार्बन कायरल है और तीसरा वाला कार्बन भी कायरल है, ये अपने को श्योर है। अब देखो कि कार्बन नंबर 1 और 3 के बिहाफ पे अगर मैं इस दूसरे कार्बन को डिफाइन करूं, तो आप ये कह सकते हो कि 1 कायरल है, इसका मतलब ये कायरल कार्बन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। और अगर ये एक्टिव है तो ये लाइट को दो डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कायरल है, तो ये कितने फॉर्म बनाने में कैपेबल है, दो, एक डी और एक फॉर्म क्या हो गया, एल। तो पहले वाला कार्बन कायरल है, ये दो फॉर्म बना के देगा, डी और एल। ये जो तीसरे वाला कार्बन है ये भी कायरल है, दैट मीन्स कि ये भी एक्टिविटी शो करने में कैपेबल है, ये भी डी और एल दो फॉर्म बना के आपको देगा। और दूसरे वाले कार्बन को अभी अपन डिफाइन किया नहीं है, इसको हम अभी मान के चल रहे हैं प्रो कायरल, क्योंकि इसकी दो वैलेंसी क्या है, सेम है। अब देखोगे अगर मैं 1 और 3 के बिहाफ पे कुछ कंडीशन यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो इट में भी पॉसिबल कि पहला कार्बन डी हो और थर्ड वाला कार्बन भी डी हो सकता है। इट में भी पॉसिबल कि ये भी एल है और ये वाला कार्बन भी क्या नजर आ रहा हो, एल। लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि पहला डी है और थर्ड वाला एल, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये एल है, तो इसको मैं क्या नेम दे पाऊंगा, डी। तो पहले और तीसरे कार्बन ने मिलके कितनी पॉसिबिलिटीज आपको बना के दी, ये 4 बना के दिया। अब देखोगे अगर बोला जाए कि कंपाउंड कितने कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, तो ये 4 ही कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा जो 1, 3 इसको बना रहे हैं। तो अब अगर मैं बात करूं कि सेकंड कार्बन को कायरल बोले या प्रो कायरल बोले, तो हम ये देख पा रहे हैं कि पहला और तीसरा डी और डी है, तो कहीं ना कहीं कहानी क्या हो गई, सेम हो गई। और एक डी है और एक एल है, या एक एल है और एक डी है, तो ये कंडीशन डिफरेंट हो गई। तो इसका मतलब है कि ये जो सेकंड कार्बन है, ये दो कंडीशन तो ऐसी हैं जिसमें ये ऑप्टिकल इनएक्टिविटी शो करेगा, और बाकी दो ऐसी भी हैं जिनमें ये इनएक्टिविटी की जगह क्या शो कर रहा है, एक्टिविटी। तो सेकंड कार्बन कभी कायरल है और कभी कायरल नहीं है। तो जो दोनों तरह के फीचर शो कर रहा है, इस तरीके के कार्बन को अगर एक अलग से नेम दिया जाए, तो ये जो कायरल कार्बन होता है इसको बोलते हैं हम स्यूडो कायरल कार्बन। तो स्यूडो का मतलब हुआ वो एटम जो कभी एक्टिव रहे और कभी वो इनएक्टिव भी हो सकता हो, तो दैट विल बी नेम्ड एज स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है नकली, वर्चुअल, या एक जो नजर नहीं आता, स्यूडो फोर्स फिजिक्स में वर्ड हम यूज करते हैं। तो 3 तरह के हमने एटम डिफाइन कर लिए, एक हो गया कायरल एटम, एक हो गया प्रो कायरल एटम, और जो कहीं ना कहीं कायरल और अकायरल दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी होती है, इसको हमने नेम दे दिया स्यूडो कायरल। तो स्यूडो कायरल का चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जो अपने एग्जाम में भी कहीं ना कहीं अपने पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। साइक्लोहेक्सेन मैंने लिया, और इसमें टोटल इन तीनों कार्बन्स की नेचर को अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं,
अब देखो कि इसको मैंने बोल दिया 1, दैट शुड बी 2, और थर्ड कार्बन ये नंबर वाइज हो गया। तो अगर मेरे से कोई बोले कि फर्स्ट वाला जो कार्बन है ये कायरल है या नहीं है, तो हम बोलेंगे वैलेंसी H है, मिथाइल है। और अगर ऐसा है कि मैं इमेजिनेटिव लाइन बनाता हूं तो ये दो पार्ट भी कहीं ना कहीं अलग ही नजर आ रहे हैं। तो ये 1 वाला कार्बन कायरल हो गया, 1 कायरल है तो थर्ड वाला कार्बन भी कायरल हो ही जाना चाहिए। अब अगर मैं सेकंड कार्बन के नेचर को डिफाइन कर रहा हूं ये वाले को, तो इस सेकंड कार्बन के दोनों तरफ क्या आइडेंटिकल कायरल कार्बन्स हैं? और ये जो सेटअप है क्या ये इससे मैच कर रहा है? क्योंकि सेकंड कार्बन के दोनों तरफ ये जो कार्बन थे ये कायरल भी थे और ये दिखने में सेम भी थे। तो थोड़ा सा अगर मैं और इजी करूं, तो अगर किसी एक कार्बन के दोनों तरफ कायरल कार्बन एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों का अपीरियंस सेम हो, तो ये जो सेकंड वाला कार्बन है इसको अपन क्या नेम दे पाएंगे? स्यूडो कायरल कार्बन। और वही क्वेश्चन कि अगर ये स्यूडो कायरल कार्बन है तो ये कंपाउंड कितने कॉन्फ़िगरेशन ओवरऑल बनाएगा? 4, जिसमें से 2 ऐसे होंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और 2 ऐसे होंगे जो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होंगे। तो कायरलिटी के 3 जो मीनिंग हैं, आई होप इनमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखो कि कायरल एटम के बारे में तो हमने पढ़ लिया, इनसे रिलेटेड वैरायटी भी पढ़ लिया, लेकिन अब अगर मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी वाली बात को स्टार्ट करूं, तो ज्यादातर स्टूडेंट ये समझते हैं कि अगर कायरल कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। दैट मीन्स कि कायरल एटम का होना ही ऑप्टिकल एक्टिविटी की एक शर्त या कंडीशन होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। अब देखो कि अगर मैं इस 3 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जिनको अगर अपन याद भी रखते हैं तो अपने कायरलिटी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इन पॉइंट में सबसे पहले आते हैं नोट नंबर 1 पे। ये नोट है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया, एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में इस पॉसिबल स्ट्रक्चर को बोला जाता है टार्ट्रिक एसिड। तो टार्ट्रिक एसिड में अगर सबसे पहले ये पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ कायरल एटम कितने हैं, तो मैं सीधा बोलूंगा टोटल कायरल एटम यहाँ पे 2 नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 ही ऐसे कार्बन हैं जिनकी चारों वैलेंसी डिफरेंटली ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पे भी कितने कायरल एटम हो गए? 2। और इस वाले में भी कितने कायरल एटम हो गए? 2। अब बात अगर मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी का करूं, अब देखो कि अगर मैं पहले कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन 2 हैं, एक सिंपल मैंने यहाँ पे एक प्लेन लिया, और ये प्लेन क्या, अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल की सिमेट्री को डिफाइन करूं, तो ये एक इमेजिनेटिव प्लेन मैंने यहाँ पे ले लिया। हम देख पा रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला हाफ है और ये जो नीचे वाला हाफ है, क्या ये इक्वली डिवाइड हो पा रहे हैं क्या? दैट मीन्स कि ऐसा नजर आता है कि ये जो ऊपर वाला हाफ है और नीचे वाला हाफ एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो ये जो प्लेन है इसको अगर वर्चुअली में देखूं तो क्या है, एक मिरर का रोल ये प्ले कर रहा है। तो अगर ये इमेजिनेटिव प्लेन कंपाउंड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहा है, बाइफरगेट कर पा रहा है, तो ऐसे प्लेन को एक नेम दिया जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर कंपाउंड में कोई भी सिमेट्री डिफाइन हो जाए, जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री डिफाइन हो जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसको बेसिकली मैं कह दूंगा कि कायरल कार्बन तो 2 थे लेकिन ये सिमेट्रिकल हो गया। और सिमेट्रिकल है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, इसको आप ऑप्टिकली क्या बोलते हो? इनएक्टिव। तो कायरल कार्बन तो आपके कंपाउंड में थे, लेकिन फिर भी रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आ रहा है। अब देखो कि अगर इसी टार्ट्रिक एसिड का दूसरा कॉन्फ़िगरेशन जो हमने यहाँ बनाया हुआ है, अब अगर मैं ऐसा इमेजिनेटिव प्लेन बनाता हूं तो OH, और इस साइड में OH नजर आता है। दैट मीन्स कि ये जो आमने सामने वाले ग्रुप हैं ये क्या डिफरेंट हो गए, तो इसका मतलब है कि अब ये 2 इक्वल पार्ट में डिविजिबल नहीं है। तो अगर ये डिविजिबल नहीं है तो कहीं ना कहीं आप इसको बोलोगे कि पहले वाला सिमेट्रिक था लेकिन ये एसिमेट्रिक हो गया। और एसिमेट्रिक हो गया इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव है। तो कायरल कार्बन होने के बाद भी कंपाउंड क्या हो सकता है? इनएक्टिव हो सकता है। और कायरल कार्बन के साथ एक्टिविटी तो जनरल वे में आई जाती है। तो अगर मैं इसको एक रिजल्ट की फॉर्म में लिखना चाहूं, तो नोट का पॉइंट सिंपल इतना है कि अगर आपके कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है तो आप 100% ही कह सकते हो कि कंपाउंड आपका हमेशा ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव होगा। लेकिन अगर कायरल कार्बन आपके एक से ज्यादा हैं, जैसे 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो डिपेंड करेगा, कंपाउंड एक्टिव भी हो सकता है या फिर कंपाउंड एक्टिव की जगह क्या हो सकता है? इनएक्टिव भी। ये डिपेंड करेगा सिमेट्री पे। तो अगर इसको एक सिंपल रिजल्ट की तरह आप याद रखना चाहते हो, तो एक कायरल एटम अगर मिल गया तो 100% उसके साथ क्या लिख दोगे? एक्टिव है। लेकिन अगर एक से ज्यादा एटम कायरल फॉर्म में मिल पा रहे हैं तो इट में बी एक्टिव, इट में बी इनएक्टिव, डिपेंड्स ऑन सिमेट्री।
तो ये है अपना पहला पॉइंट। अब आ जाते हैं अपन पॉइंट नंबर 2 पे। अब देखो कि दूसरा पॉइंट अपने को ये बोलता है कि इस कंपाउंड का मैंने एक एग्जांपल लिया, सक्सेसिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए जब पॉलीइन में सक्सेसिवली डबल बॉन्ड आप लेते हो तो इसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव पॉलीइन। इनके बारे में हमने एक सेशन में पहले पढ़ा है। अब देखो कि अगर ये डबल बॉन्ड देखा जाए तो ये दो लगातार है, इस तरह के कंपाउंड को तो एक और नेम आप देते हो एलीन। तो मैंने एक इसका एग्जांपल यहाँ पे लिया है, तो क्यूमुलेटिव बोला जाए, या इसको आप कह सकते हो ये एलीन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि डबल बॉन्ड आपके अगर इवन नंबर में है, जैसे यहाँ पे कितने आप काउंट कर पा रहे हो, दो। तो डबल बॉन्ड अगर इवन नंबर में है, दैट मीन्स 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, या आगे कितने भी हो सकते हैं, तो ये जो एलीन कंपाउंड होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, नॉन प्लेनर। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये 3D स्ट्रक्चर हो गए। तो एक तो सबसे पहली कंडीशन, एलीन एग्जांपल इवन डबल बॉन्ड का है तो ये नॉन प्लेनर हो गया, 3D हो गया। अब देखो कि यहाँ पे हम कार्बन की अगर बात करें, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, हाइब्रिड स्टेट पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे, sp2 लिखोगे। इधर भी एक डबल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड sp, लेकिन ये मिडिल वाला कार्बन जो दोनों तरफ से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये क्या है, sp3। तो इन तीनों कार्बन का मैंने हाइब्रिड स्टेट निकाल लिया, लेकिन sp3 तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि दो sp2 वाले निकले और एक क्या निकला, sp वाला। तो पहली बात तो अगर लिखा जाए कि देयर विल बी नो sp3 हाइब्रिड कार्बन, और sp3 हाइब्रिड कार्बन नहीं है, तो अगर ये बोला जाए कि क्या इनमें से कोई एक भी ऐसा कार्बन हो सकता है कि जो कायरल हो, तो कायरल होने की तो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त ही क्या है, sp3 होना। और अगर sp3 है ही नहीं तो आप कायरल एटम का स्कोर भी कितना लिखोगे, 0 लिखोगे। दैट मीन्स कि इस कंपाउंड में कायरल एटम जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसी एलीन का वेज डैश फॉर्म अगर 3D फॉर्म लिया जाए, तो ये जो ए बी हैं ये आपके प्लेन से बाहर हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, और ये दोनों इन प्लेन हो गए। तो अब देखो कि अगर मैं इस कंपाउंड में कायरल कार्बन का स्कोर तो 0 लिख चुका हूं, कोई भी एक इमेजिनेटिव अगर मैं प्लेन बनाता हूं तो क्या ये इक्वल पार्ट में कट डाउन होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो अलग अलग प्लेन में है, ए और बी जो वैलेंसीज हैं। तो दैट मीन्स कि ये जो कंपाउंड है इसमें कायरल कार्बन का स्कोर तो 0 है, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है दो पार्ट में। तो क्या ये एसिमेट्रिक है, और एसिमेट्रिक है इसका मतलब आपका कंपाउंड ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है, एक्टिव। तो पहले और दूसरे पॉइंट को अगर मैं दोबारा से मिला दूं, तो कायरल कार्बन अगर एक ही है तो कंपाउंड एक्टिव रहेगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब बिल्कुल आप कह सकते हो कि कायरल कार्बन होने के बाद भी कंपाउंड इनएक्टिव हो सकता है। सेकेंड एग्जांपल ये बोलता है कि कायरल कार्बन नहीं है तो भी कंपाउंड क्या निकल के आ सकता है, एक्टिव आ सकता है। तो कायरल कार्बन होने के बाद भी इनएक्टिव है, बिना कायरल कार्बन के भी एक्टिव है। तो इसका मतलब कायरल कार्बन एक्टिविटी की कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो पहले दो पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके पूछे हुए ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं। अब आ जाते हैं और याद रखने के पॉइंट पे, जो अपने आप में एक बड़ा लॉजिक होता है, जीओसी में इसको अपन पूरा एक्सप्लेन करेंगे। नोट नंबर 3। अब देखो कि मैंने नाइट्रोजन ले लिया, एक ग्रुप का यहाँ तो प्ले कौन कर रहा है, लोन पेयर, R1 है, R2 है और R3 है। तो ये नाइट्रोजन आपका हाइब्रिड स्टेट का पूछा रहा है तो आप क्या लिखोगे, sp3। बॉन्ड एंगल भी कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट 109 डिग्री होगा। इसके बाद अगर sp3 है तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर भी आपको बना के दे ही देगा, और चारों वैलेंसी अलग है, क्योंकि एक लोन पेयर है और ये तीनों जो वैलेंसी हैं कहीं ना कहीं ये भी डिफरेंट ही है। तो चारों वैलेंसी भी डिफरेंट है, तो इसको मुझे कायरल एटम बोल देना चाहिए। वही कायरल एटम की चारों शर्तें पूरी कर रहा है। एक एग्जांपल अगर मैंने और ले लिया, यहाँ पे कार्बन विद नेगेटिव चार्ज को आप बोलते हो कार्ब एनायन। तो ये कार्ब एनायन है, कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इसको आप लोन पेयर के इक्वली मानते हो। तो ये भी sp3 है, बॉन्ड एंगल 109 के आसपास से, नॉन प्लेनर है और चारों वैलेंसी अलग है। इसका मतलब नाइट्रोजन और ये कार्ब एनायन पूरी तरह से चारों शर्तें किसकी फॉलो कर रहे हैं, कायरल एटम होने की। लेकिन पॉइंट अपना ये है कि नाइट्रोजन हो या कार्ब एनायन हो, ये कायरल एटम कंसीडर नहीं होते। और इसका रीजन अगर अपने से कोई बोले तो हम ये बोलते हैं कि इनमें कंप्लीटली इन्वर्जन हो जाता है। इसको अम्ब्रेला फ्लिपिंग भी बोलते हैं, कंप्लीट अमीनो इन्वर्जन भी बोलते हैं। ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसको भी अपन लेके आएंगे किसी ना किसी वीडियो में। तो तीसरा पॉइंट है कि नाइट्रोजन अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो वो कायरल कभी नहीं होगा। कार्ब एनायन भी कायरल नहीं होगा, क्योंकि वो भी नाइट्रोजन की सारी प्रॉपर्टी शो कर रहा है।
और क्यों नहीं है अगर कोई वन वर्ड में अपने से बोले तो हम ये बोलेंगे कि इन्वर्जन होने की वजह से ऐसा नहीं होता। तो इस सेशन में हमने कायरल एटम में कायरल होना, स्यूडो कायरल होना, प्रो कायरल होना, एक्टिविटी और कायरल एटम का रिलेशन, ये सारे पॉइंट पढ़े हैं। और अगर हम इन पॉइंट्स को अच्छे से एक बार रिकॉल करेंगे तो ये मानिए कि पिछले आपके 4-5 साल में आईआईटी मेंस हो या नीट का एग्जाम, इन पॉइंट से करीब 5-6 बार आपके अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं। तो इस तरह के वीडियोस आपको डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री में रिपीटेडली मिलेंगे। इन वीडियोस को उन स्टूडेंट के साथ आप शेयर कीजिए जो नीडी हैं, जो अपने सब्जेक्ट को प्रॉपरली नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये जो पेंडेमिक है इसमें सभी के रिसोर्स कम हुए हैं, स्टूडेंट्स के भी, और कह सकते हैं कि हम लोग भी अपने स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं डायरेक्टली टच नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए इसको सब्सक्राइब कीजिए। एक टेलीग्राम पे भी ग्रुप बना हुआ है, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस पे भी ये सारे वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं। कुछ क्वेश्चन शीट्स वगैरह में भी उस पर आपको शेयर करूंगा, और उनमें अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है डिस्कशन की तो उसके लिए भी अपन कहीं ना कहीं एक लाइव क्लास अरेंज करेंगे यूट्यूब पे ही। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट।